चलिए, गुड आफ्टरनून आप सब लोगों को। बहुत बहुत स्वागत। इकोलॉजी की ये सेशन नंबर क्या है, 7 है। और बस एक सेकंड रुक जाइए, कंप्यूटर में थोड़ा पावर लगा दें और तब तक आपको मेरी तो अरे ये क्या हो गया। एक मिनट रुकें आप लोग, कि थोड़ा कंफ्यूजन हो गई। चलिए ठीक है। और बस अब फ्रेम को ठीक कर लिया जाए। फ्रेम भी हमारा एक सेकंड में ठीक हो जाएगा। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ये अब हम लोग फ्रेम के लेवल पे भी ठीक हो गए और कंप्यूटर में ये चार्जर भी लग गया। ठीक है। सो ऑडियो ठीक आ रही है। क्लास ओवर हो गई। आप लोगों ने ऐसा पढ़ करके जो है एक साथ 1,000 स्माइली भेज दिए। चलो एक बार फीड आ जाने दो, तब हम बात करते हैं। चलो तो अब मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। इसका मतलब है ऐप सामने है मेरे, जिसमें मैं अपने आप को दिख रहा हूँ। इट मीन्स कि आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो एक बार फिर से सब लोगों को गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत। और इकोलॉजी के इस 7th सेशन में हमारे एजेंडा पे जो टॉपिक हैं, पहले उन टॉपिक्स को देख लेते हैं और फिर उन टॉपिक्स की गहराई में भी जाएंगे। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन से, खूब पॉजिटिविटी के साथ इस क्लास से बहुत कुछ लेकर के जाएंगे। तो ऑन दैट नोट क्लास की शुरुआत करते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप बीच में पूछते रहिएगा। लेकिन आज से मैं एक नया सिस्टम शुरू करने जा रहा हूं कि क्लास के एक बड़े हिस्से में हम पढ़ाने का काम करेंगे, आप लोगों को समझाने का काम करेंगे और काफ़ी एकाग्र तरीके से करेंगे। और हर 10-15 मिनट पे जब एक कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेने के बाद उस पर आपके जितने क्वेश्चंस होंगे, मैं उन क्वेश्चंस को आमंत्रित करूंगा। और उस समय आपके जितने सवाल हों उस टॉपिक से रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो अभी अभी हमने किया है, आप उसको मेरे पास भेजेंगे। मैं उनमें से जितने रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे उन सब का आंसर करूंगा। फिर हम लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। मैंने पिछले कुछ क्लासेस में ये अनुभव किया है कि अगर मैं हर एक मिनट पे मैसेजेस चेक करता रहूं, तो उससे दिक्कत ये आती है कि मेरी भी एकाग्रता भंग होती है। फिर मैं अगर किसी मैसेज पर प्रतिक्रिया दूं और आप इतने सारे लोग हैं क्लास में, तो कोई ना कोई मैसेज ऐसा जरूर होगा जिस पर प्रतिक्रिया की गुंजाइश होगी। लेकिन अगर हम प्रतिक्रिया देते रहें तो विषय वस्तु से भटकाव होता रहेगा। विषय वस्तु से भटकाव बहुत अच्छी बात नहीं है। हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर नहीं होगा या कवर होने में बहुत ज़्यादा अनावश्यक देरी हो जाएगी। जितना विषय वस्तु को अच्छे से आपको समझाने में टाइम लगेगा, उसमें मुझे कहीं कोई संकोच नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरी क्लास में 95% लोग 2024 या 2025 के लिए बैठे हुए हैं। और जो लोग 2023 के लिए बैठे हैं उनके लिए भी मेरा बेस्ट प्रयास रहेगा। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो लोग इन क्लासेस के शुरू होने के पहले भी अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी कर चुके हैं। तो वो मेरा प्राथमिक फोकस नहीं है। माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से जिनको ये सुन के थोड़ी निराशा हुई है। आई विल डू माई बेस्ट कि आपको मैं प्रीलिम में जाने के पहले कम से कम 3-4 इंपॉर्टेंट डोमेन्स करा दूं, ताकि कि आप प्रीलिम में उसका लाभ ले सकें। ठीक है। तो ऑन दैट नोट हम लोग शुरू करते हैं। हैप्पी बर्थडे सर। नहीं, मेरा कोई बर्थडे नहीं है आज। अगर आप लोग मुझे कह रहे हैं तो हैप्पी बर्थडे। आप लोगों को ये कैसे इल्म हुआ कि मेरा बर्थडे आज है? बिल्कुल नहीं है। मैं नवंबर का हूं। ठीक है।
मैं नवंबर का हूँ। किसी ने ऐसे ही हैप्पी बर्थडे कर दिया तो अब आप सारे लोग हैप्पी बर्थडे भेज रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। मेरा जन्म नवंबर में हुआ था, बहुत साल पहले। ठीक है, कई दशकों पहले। चलो शुरू करते हैं क्लास को। और पारिस्थितिक तंत्र हमारा पार्ट 3 है ये। और ये हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की क्लास 7 है। डेट है 19 अप्रैल 2023 और टाइम हो रहा है 1:09। लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आज की क्लास में, ये तो बस ऐसे ही टाइटल है आज की क्लास का, ये आप ना भी लिखेंगे तो उसमें कहीं कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आज की जो टॉपिक्स हैं वो थोड़ी इस तरह से रहेंगी। पहला है इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह। दूसरा है इकोसिस्टम में उत्पादकता एवं इसकी दर, कि इकोसिस्टम की उत्पादकता को हम कैसे मापते हैं, उसके क्या क्या रेट्स होते हैं, उसकी क्या क्या दर होती है, वो दूसरी चीज हम देखेंगे। तीसरा देखेंगे इकोसिस्टम में ही ऊर्जा स्थानांतरण की दर एवं दक्षता। अगर समय मिलेगा तो इसके बाद के दूसरे टॉपिक्स भी हम देखेंगे, लेकिन कम से कम इतनी टॉपिक तो हम देखेंगे ही। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नोट कर लेंगे तो एक मैप आपके पास भी होगा कि आज हमारी जो बातचीत होगी, बातचीत के दौरान जो पढ़ाई होगी, वो किस तरीके से आज हम प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन से, सो दैट कि आप इसको लिख सकें। मैं सारे स्क्रीन वगैरह को ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ जब तक कि आप लिख रहे हैं। मैं भी थोड़ा बैकग्राउंड वर्क कर लेता हूँ तो आपके लिए आगे आसानी होगी। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक जब एक मिडिल पॉइंट पे ले आएंगे तब आपके प्रश्न पूछेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर भी करेंगे, उन्हीं प्रश्नों का जिनका विषय वस्तु से डायरेक्ट रिलेशन होगा, सो दैट कि कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने में वो मदद करें। तो सबसे पहली बात होती है इकोसिस्टम में ऊर्जा के प्रवाह की। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह। जब हम इकोसिस्टम में ऊर्जा के प्रवाह की बात करते हैं तो दो तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है। सबसे पहला जो ऊर्जा का प्रवाह है वो है एबायोटिक
और बायोटिक के बीच में, अजैव और जैव के बीच में, और दूसरा जो जैव से जैव के बीच में चल रहा होता है, बायोटा के अंदर चल रहा होता है। जो अजैव से जैव के बीच जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, खूब गौर से सुनिएगा, लिखने का काम उसके बाद से करेंगे। तो अजैव से जैव के बीच जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, उस ऊर्जा के ट्रांसफर में ऊर्जा की जो इनपुट होती है वो सन की किरणों से, सूर्य की किरणों में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा की इनपुट होती है। उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाना सारे ऑर्गेनिज्म के लिए संभव नहीं है। सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिज्म हैं जो उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब होता है वर्णक, जिससे कि आपको एक कलर मिलती है, जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं, ज्यादातर शैवाल हरे होते हैं, और ऐसा कोई भी जीवाणु जो फोटोसिंथेसिस करता है वो भी हरा या कम से कम किसी ऐसे कलर का होता है जिसकी वजह से वो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा के एक खास हिस्से का अवशोषण कर उसका इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन जब अजैव से जैव में ऊर्जा आती है तो वो सूर्य के प्रकाश के एक विशेष रेंज की ऊर्जा होती है। वो विशेष रेंज क्या है उसकी भी चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। तो उससे फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस से पौधों का की जीव मात्रा बनती है, मतलब बायोमास बनता है, और इस बायोमास से दुनिया के सारे इकोसिस्टम चल रहे होते हैं। दूसरी तरफ जब एग्जिट की बात करते हैं, जब जैव से ऊर्जा निकल करके अजैव में जाती है, तो सबसे अधिक मात्रा में जो जैव से अजैव की तरफ ऊर्जा जाती है वो जाती है हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में। क्यों? क्योंकि ज्यादातर केसेस में आप ऐसा देखेंगे कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है, जो कोशिकीय लेवल पे जो श्वसन की क्रिया होती है, जो जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में हीट जनरेट होती है, और वो हीट हमारे बाहर हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है। अगर वो हीट हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होती रहे तो हमारा बॉडी इतना हीट हो जाएगा कि हमारे बॉडी के सिस्टम काम करना बंद कर देंगे। ये दूसरे स्पीसीज पे भी लागू होता है, सारे पौधों पे लागू होता है, सारे जीवाणुओं पे लागू होता है, हर जगह लागू होता है। तो रेस्पिरेशन से उत्पन्न जो हीट होती है उसका एक हिस्सा आपके शरीर के तापमान को एक विशेष रेंज में मेंटेन रखने के काम आता है, लेकिन बाकी सारा हीट वो बाहर इकोसिस्टम के अजैविक हिस्सों में चला जाता है। तो जैव से अजैव के बीच में एंट्री भी होती है, एग्जिट भी होती है। तो जैव से अजैव के बीच में दो तरफा ऊर्जा का प्रवाह होता है। एंट्री होती है प्रकाश के किरणों की ऊर्जा के रूप में, एग्जिट होती है हीट के रूप में। और दूसरी तरफ जब हम जैव वाले हिस्से में ऊर्जा के प्रवाह को देखते हैं तो वो कुछ और नहीं, आहार श्रृंखला के दायरे से होती है। जब कोई घास खाने वाला एनिमल, जिसको हम ग्रेजर कहते हैं, जब घास को खाता है तो घास को खाने से उसको ऊर्जा मिलती है ना, वो उसका आहार है। और आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि उसका डाइजेशन होगा, आहार का पाचन होगा, और पाचन के बाद उस पाचित भोजन का श्वसन होगा, और श्वसन से ऊर्जा निकलेगी जिससे कि आपको तमाम बायोलॉजिकल वर्क करने की ऊर्जा मिलती है। तो जैव से जैव में जब ऊर्जा का संचार होता है तो वो जैव मात्रा के माध्यम से ऊर्जा का संचार होता है, बायोमास के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऐसा नहीं है कि घास किसी दूसरे रूप में घास चरने वाले एनिमल को ऊर्जा देगा। घास हमेशा ही अपने बायोमास के रूप में ऊर्जा देती है। और फिर इसी तरह से जो ग्रेजर होते हैं, उनको खाने वाले जो एनिमल होते हैं, जो पहले लेवल के कार्निवोर होते हैं, पहले लेवल के जो मांसाहारी होते हैं, उनको ऊर्जा मिलती है घास खाने वाले एनिमल्स को खा करके। तो जैव में जब ऊर्जा का संचार होता है तो ये आहार या खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है। ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, समझ में आ गई होगी। अब मैं बोर्ड पे इसी को लिख रहा हूं, लेकिन अगर आपके कोई प्रश्न है तो मैं अब आपके प्रश्नों को देखता रहूंगा और आपके उत्तर दूंगा। सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चन का, किसी भी कमेंट का नहीं, किसी भी ऐसे प्रश्न के उत्तर का नहीं
जो मैंने पूछा ही नहीं, क्योंकि उससे क्लास का डेकोरम खराब होता है। और हमारी और आपकी, हम दोनों की ये पवित्र जिम्मेदारी है, सैक्रोसैंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी 99% ऊर्जा को उस उद्देश्य की तरफ चैनलाइज करें जिसके लिए हम और आप दिन के 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे हर रोज साथ बैठते हैं। ठीक है, तो उससे पढ़ना और पढ़ाना किसी प्रार्थना से कम नहीं है। अगर आप प्रार्थना में लोगों से चैट करते हैं, बेशक करिए, अगर आपकी प्रार्थना का स्तर यही है। अगर नहीं तो एकाग्र रहिए, मैं भी एकाग्र हूं, और हम लोग खूब अच्छे से जो भी जाएंगे सीख कर जाएंगे। और जब हम एक प्योर हार्ट के साथ, प्योर कंसंट्रेशन के साथ कुछ भी सीखते हैं, वो आजीवन हमारे काम आता है। लेट्स स्टार्ट। 2 तरह से ऊर्जा का प्रवाह मैंने बताया। पहला ऊर्जा का प्रवाह बताया जिसमें हम देखते हैं अजैव से जैव और जैव से अजैव। इसका मतलब है कि दोनों ही डायरेक्शन में ऊर्जा का प्रवाह होते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ जैव से जैव में, अजैव अजैव से जैव के बीच में। और देखिएगा कि ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल से मतलब क्या है? दोनों ही दिशा में हो रहा है। अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा करें आपको दिखाने के लिए, तो देखिए एरो दोनों ही दिशा में आपको दिखेगा। दिख रहा है एरो दोनों दिशाओं में? तो ये अजैव से जैव के बीच की प्रक्रिया है। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होगा बायोटा टू बायोटा। जैव टू जैव। ये जो होती है ये हमेशा ही आहार या खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होगी। कोई और तरीका नहीं है। और जो दूसरा है तो आप देखेंगे कि अजैव से जैव में सूर्य की जो दीप्त ऊर्जा है, जिसको हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं, मतलब कि किरणों में जो ऊर्जा है वो, और यहां पर ऊष्मा के रूप में जैव से अजैव में जाती है एनर्जी। क्वेश्चंस देख लूं। सर क्या 100% एनर्जी चली जाती है दूसरी चीज में? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सर एक बार बायोमास समझा दीजिए। रेशु वो प्रसंग अभी आने वाला है, वो आप ध्यान से बाकी क्लास में बने रहिए। बायोमास का प्रसंग अभी थोड़ी देर में आएगा और मैं समझा दूंगा बिल्कुल। इमेज दिखाते हुए बताएं। गुप्तचरण, जहां पे इमेज की आवश्यकता होगी वहां पे जरूर। सजावट के लिए एक भी इमेज नहीं दिखाया जाएगा। आवश्यकता के लिए, कॉन्सेप्ट को बताने के लिए जरूर दिखाया जाएगा। और हम लोग कोई बच्चे नहीं हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जहां पे इमेज की जरूरत होगी वहीं पे इमेज दिखाया जाएगा, अनावश्यक नहीं, सजावट के लिए और मनोरंजन के लिए नहीं। ठीक है। सर कल आप बताए थे अमीनो एसिड वाला अभिक्रिया कैसे होता है, कृपया एक बार बता दीजिए। कल जो हम बता रहे थे कि अमीनो एसिड जब अकार्बनिक रसायनों में बदलता है तो उससे अमोनिया बनता है। तो अमीनो एसिड में कल हम ये बता रहे थे, एक साइड में 1 सेकंड के लिए आप लोग मुझे समय दे दें और मैं बता देता हूं। कल हम ये बता रहे थे कि अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है, एक कार्बन के एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दूसरी तरफ अमोनिया का ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसको हम आर ग्रुप कहते हैं। अमी इसके ऑक्सीडेशन से, और इस ऑक्सीडेशन के साथ डीएमिनेशन भी होती है। डीएमिनेशन का मतलब है अमोनिया का हटाया जाना। तो उसके बाद जो है दो चीजें बनती हैं।
एक बनती है जो ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक अम्ल जो है, और दूसरा बनता है अमोनिया। अमोनिया एक अकार्बनिक रसायन है, और इसको बताने का प्रसंग इसलिए आया था क्योंकि मैं खनिजीकरण की प्रक्रिया बता रहा था जहां पर कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक में बदले जा सकते हैं। ये हम डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल दे रहे थे। ठीक है, तो बस यही था, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। काफी सारे मैसेज आ रहे हैं। चलो अभी एग्जाम्पल्स की बात आएगी। अजैव में फिर से कैसे एनर्जी चली जाएगी, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। चलो अब इसको इरेज करो पूरे को, इस वाले पेज पर आओ, और हम ये देख रहे हैं कि इकोसिस्टम के ऊर्जा के प्रवाह की जब हम बात करते हैं तो हमारी नहीं, तो हमारे सामने दो परिस्थितियां हैं, अजैव से जैव और जैव से जैव। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग बात करते हैं अजैव से जैव की। फिर हम लोग बात करेंगे जैव से अजैव में ऊर्जा कैसे जाती है। ठीक है, अभी जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरे सामने फोन नहीं है, तो मैं अभी कोई मैसेज नहीं देख रहा हूं। ये पढ़ाने के बाद मैसेजेस को देखूंगा। तो अगर आप मैसेज मेरे लिए भेज रहे हैं तो वो आपके समय की बर्बादी है। अजैव से जैव में सूर्य के प्रकाश की किरणें। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं प्रकाश भी लिख रहा हूं, किरण भी लिख रहा हूं। वो इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि साइंस भी पढ़ाता हूं। ठीक है, प्रकाश और किरण दोनों एक चीजें नहीं होती। जब हम किरण की बात करते हैं तो किसी भी किरण की बात हो सकती है। वो किरण दृश्य भी हो सकता है जैसे कि प्रकाश की किरणें, अदृश्य भी हो सकता है जैसे कि पराबैंगनी किरणें, ठीक है, या इंफ्रारेड किरणें जिसको अवरक्त किरण कहते हैं। तो अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण आप देख नहीं सकते लेकिन वो भी किरणें होती हैं। ऑन दी अदर हैंड प्रकाश की किरणें आपको दृश्य होती हैं। तो सूर्य के स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग ही प्रकाश कहलाता है, आज आप समझ लीजिए। और उसकी जो तरंग दीर्घता होती है जिसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं। तो दृश्य किरणों का जो वेवलेंथ होगा वो होगा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में, वही हमें दिखता है। और सूर्य की तमाम किरणों में यही वो हिस्सा है जिसके एक छोटे से भाग का इस्तेमाल प्रकाश संश्लेषण के लिए किया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो दो कलर की किरणें हैं वो हैं रेड किरणें एंड ब्लू किरणें। और हरी किरणों का कहीं कोई अर्थ नहीं है क्योंकि वो हरी किरणें हरित लवक के क्लोरोफिल से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। हरे पे हरा लाइट मारोगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो काफी सारी बातें बता दी। तो किरणों का मतलब होता है रे, प्रकाश का मतलब होता है लाइट। तो लाइट को अगर हम डिफाइन कर दें तो लाइट को हम कहते हैं दृश्य किरणें। और इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, इनकी होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब तरंग दैर्घ्य या तरंग दीर्घता। ठीक है, तो लाइट का मतलब होता है दृश्य किरणें, इनकी वेवलेंथ होती है 4 से लेकर के 700 नैनोमीटर। और इसका एक
विशेष भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल होता है। मेरे साथ लिखते रहें। ठीक है। और इसका कौन सा विशेष भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका जिसकी बात करें ना, एक विशेष भाग, तो ये जो विशेष भाग है ये होती है रेड एंड ब्लू किरणें। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा यही दो किरणें प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल होती हैं। और ये कॉमन सेंस है, ये लॉजिक है, इसलिए लिखवाने की जरूरत नहीं है। वो ये कि हरी हरे रंग की किरणों का कहीं कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि वो हरित लवक के क्लोरोफिल से रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएंगी। ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो होती हैं ऊर्जा ऊर्जा के स्रोत। ठीक है। तो अजैव से जैव में जब ऊर्जा आती है तो सूर्य के प्रकाश की किरणों के रूप में आती हैं, तो वो ऊर्जा का स्रोत होता है। और इसका इस्तेमाल प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है। और जब प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है तो फिर क्या होगा? फिर मैं हिंदी में लिख देता हूं। इस ऊर्जा से बायोमास बनता है, पौधों का बायोमास बनता है। ठीक है। तो अब ये ऊर्जा जो सूर्य से आई, वो ऊर्जा पौधों के बायोमास के रूप में कन्वर्ट हो गई। इस ऊर्जा का इस्तेमाल पौधों के बायोमास को बनाने के लिए हुआ। ये पॉइंट अब तक क्लियर है हमारा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अजैव से जैव में जब ऊर्जा आती है तो वो सूर्य के प्रकाश की किरणों से वो ऊर्जा आती है। और प्रकाश का मतलब होता है कि सूर्य की जो दृश्य किरणें होती हैं, जो 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच की किरणें होती हैं, वही बस ऊर्जा के इनपुट का रूप होती हैं। और उसमें भी रेड और ब्लू को अवशोषित किया जाता है प्लांट के द्वारा, शैवाल के द्वारा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के द्वारा फोटोसिंथेसिस होती है। और उस फोटोसिंथेसिस से प्लांट का बायोमास बनता है। जब प्लांट का बायोमास बन गया तो उससे फिर हमारा आहार श्रृंखला चल पड़ेगा। इसका मतलब है कि जैव से जैव में ट्रांसफर की जो शुरुआत होती है वो प्लांट के बायोमास के निर्माण से होती है। और प्लांट का बायोमास निर्माण कैसे होगा? प्लांट का बायोमास का निर्माण होता है जब सूर्य की किरणें प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो अब हम लोग आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि जैव से अजैव में ऊर्जा कैसे विमुक्त हो जाती है और वो ऊर्जा जैव मंडल से अजैव मंडल में चली जाती है। डन हो गया? ठीक है। चलो अब हम आते हैं जैव से अजैव। सो जैव से अजैव में कोई भी जीव है
उस जीव को आप कई स्रोतों से भोजन देते हो, ठीक है। ये कई स्रोतों से उस जीव को आहार मिल रहा है, ठीक है। अब आप सोचो कि आहार का उद्देश्य क्या है। अभी जल्दीबाजी कोई नहीं करनी, ठीक है। तो ये एक हमारा जीव है और इस जीव को कई स्रोतों से आहार मिल रहा है। आहार का मतलब कि फूड मिल रहा है। ये कुछ फूल भी खा रहा है, कुछ बीज भी खा रहा है, कुछ पौधों को भी खा रहा है। मान लो ये हर्बीवोर है तो कई तरह के प्लांट बेस्ड चीजों को ये खा रहा है। अब सवाल उठता है कि आपके बॉडी में आहार के दो पर्पस होते हैं। पहला पर्पस ये होता है कि आप जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो डाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपके रक्त प्रवाह में दौड़ रहा होता है। ह्यूमंस के एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मान लो आपने रोटी खाई। रोटी जब खाते हो तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्च गया, लेकिन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देंगे, और ग्लूकोज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल करके आपके रक्त संचरण में आ जाएगा। अब ग्लूकोज पूरे बॉडी में घूम रहा है। उसके बाद शरीर की जो अलग अलग कोशिकाएं हैं वो अपनी जरूरत के हिसाब से ग्लूकोज ले लेंगी, और ये ग्लूकोज जो कोशिकाएं लेंगी तो उनका उद्देश्य है कि ग्लूकोज का अब श्वसन किया जाएगा। श्वसन हम सांस लेने से अब नहीं कर रहे हैं, हम कोशिकीय लेवल पे श्वसन की बात कर रहे हैं। तो ग्लूकोज का श्वसन किया जाएगा। ये थोड़ा साइंस है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो ध्यान दे के सुनिएगा, हर चीज रिपीट करने की नहीं होती, ठीक है। तो ग्लूकोज अब कोशिकाएं अपने जरूरत के हिसाब से ले लेती हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज कोशिकाओं के श्वसन का रॉ मटेरियल है। श्वसन एक ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है, ऑक्सीकारक प्रोसेस है। ऑक्सीकारक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। तो ग्लूकोज इस ऑक्सीडेशन का ईंधन बनता है, जिस ऑक्सीडेशन को श्वसन कहते हैं। तो ग्लूकोज एक रेस्पिरेटरी फ्यूल है। अब ग्लूकोज की रेस्पिरेशन हुई, खूब सारी एनर्जी निकली, उस एनर्जी से कोशिका अपना अपना काम करती है। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग काम होता है। जैसे एनिमल होंगे तो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। प्लांट मूव नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट के भी 50 ऐसे काम है जिसमें उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब क्या है कि ये एनर्जी निकली, इस एनर्जी से तमाम बायोलॉजिकल काम हुए। अब एक सिचुएशन आप इमेजिन करो कि जो ग्लूकोज उपलब्ध है वो कहीं ज्यादा है रेस्पिरेशन की जरूरतों से। ग्लूकोज जो आपके शरीर में उपलब्ध है वो आपके श्वसन की जरूरतों से कहीं ज्यादा है। उस ग्लूकोज का क्या होगा? वो ग्लूकोज आपके शरीर में भंडारित हो जाएगा। कैसे? दो फॉर्म में, या तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और नहीं तो वो फैटी एसिड बनाने में काम आ जाएगा। तो आपके बॉडी में पहले तो ग्लाइकोजन स्टोर होगा, बाद में आपके बॉडी में फैट होगा। तो काफी लंबे वक्त तक जब बहुत ज्यादा खाते हो, दूसरे शब्दों में जरूरत से ज्यादा खाते हो, क्या होगा? तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके शरीर में फैट एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर इकोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो हम क्या देखते हैं? इकोलॉजी के हिसाब से हम ये देखते हैं कि ग्लूकोज जब तक थी, मतलब एक अमाउंट में, तब तक तो वो श्वसन के लिए इस्तेमाल हुई। उस अमाउंट से ज्यादा हुई तो वो ग्लूकोज का इस्तेमाल बायोमास बनाने में, जैव मात्रा बनाने में इस्तेमाल हुआ। बायोमास क्या हुआ? आपके बॉडी में माइनस वाटर, पानी को छोड़ करके जितना जैव पदार्थ है उसको आपके बॉडी का बायोमास कहा जाएगा या जैव मात्रा कहा जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि जब रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, तो उस क्रिया में एक अच्छी खासी मात्रा में हीट उत्पादित होता है। हीट का हमारे शरीर में एकमात्र रोल है, और वो है शरीर के तापमान को एक रेंज में बनाए रखना। जिससे ज्यादा होने पे आप बुखार से प्रभावित होंगे, और जिससे कम होने पे आपके शरीर के बहुत सारे फंक्शन रुक जाएंगे। तो बॉडी के टेम्परेचर को एक रेंज में बनाए रखने के अलावा हीट की और कोई खास आवश्यकता है नहीं। यही वो एक्स्ट्रा हीट है जो आपके खाने के डाइजेस्टेड मटेरियल के रेस्पिरेशन से जनरेट होती है, जो हीट के रूप में आपके बॉडी से निकल करके ए बायोटा में, जो नॉन लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है, वहां पे रिलीज हो जाती है, और वो एनर्जी फिर लॉस्ट हो जाती है। वो एनर्जी अब चली गई बाहर, ठीक है। तो जब हम बायोटा से ए बायोटा में एनर्जी के रिलीज की बात करते हैं तो वो हीट के रूप में होती है। कहानी इतनी थी, लिखेंगे तो काफी संक्षेप में लिखेंगे। तो आहार, अब जीव दो काम करेगा इस आहार का। सबसे पहले तो आहार का पाचन करेगा। अब क्या है?
कि ये पाचित आहार हो गया। अब पाचित आहार के का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है श्वसन, और दूसरा बायोमास, जैव मात्रा का निर्माण। ठीक है। यदि पाचित आहार श्वसन की आवश्यकता से अधिक है, अगर श्वसन की आवश्यकता से कम है या श्वसन की आवश्यकता के बराबर है तब तो नहीं, लेकिन अगर श्वसन की आवश्यकता से अधिक है तब बायोमास का निर्माण होगा। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ हैं फोकस श्वसन पे। ठीक है, इतने पे भी क्लियरली दिख रहा है। तो अब हम आ जाते हैं श्वसन पे। श्वसन एक ऑक्सीकारक प्रक्रिया है, और इससे ऊर्जा निष्कासित होती है। ठीक है। अब बोलने का गलत तरीका क्या है, जो बारीक चीजों पर आपको ध्यान देना सीखना पड़ेगा। बोलने का गलत तरीका है ऊर्जा उत्पादित होती है। याद रखिएगा, ऊर्जा का ना तो उत्पादन हो सकता है, ना ऊर्जा का को आप नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा का सिर्फ स्वरूप बदलता है। तो आहार में ऑलरेडी ऊर्जा संचित है, वही ऊर्जा निष्कासित होती है। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि कभी आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि श्वसन के जरिए ऊर्जा उत्पादित होती है। ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड में आप उत्पादित नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मांड में ऊर्जा एक नियत मात्रा में है, बस ऊर्जा का स्वरूप बदलता चला जाता है। तो यहाँ पर आहार के जरिए, आहार के अंदर ऊर्जा संचित थी, और वो ऊर्जा इस ऑक्सीकारक प्रोसेस के द्वारा रिलीज होती है। तो जो ऊर्जा हमारी यहाँ निष्कासित हो रही है, ये दो फॉर्म में होती है। पहला ऊष्मा के रूप में, उसका एक ज्यादातर हिस्सा लॉस्ट हो जाएगा, और दूसरा एटीपी के रूप में। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो ऊर्जा का एक उपयोगी स्वरूप होता है। ठीक है, लिख देता हूं ताकि याद रहे, लेकिन इसको अगले बोर्ड पे लिखेंगे, ये नहीं तो काफी टाइट हो जाएगा। इतना आप लोगों ने कर लिया? अच्छा, ये निष्पादन नहीं है, निष्कासन है। निष्पादन नहीं है, निष्कासन है। निष्कासन का मतलब है रिलीज ऑफ एनर्जी। इट मींस रिलीज ऑफ एनर्जी। चलिए अब देखते हैं। अब श्वसन से विमुक्त या निष्कासित ऊर्जा, ऊष्मा, दूसरी एटीपी। नया वर्ड आ गया। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, ये इतना खतरनाक नाम किसका है?
जीवों में ऊर्जा का सर्वाधिक उपलब्ध एवं प्रयुक्त, प्रयुक्त का मतलब क्या होता है? उपयोग में लाए जाने वाला। जीवों में ऊर्जा का सर्वाधिक उपलब्ध और प्रयुक्त रासायनिक स्रोत। तो हमारा एटीपी, ठीक है, हमारा जो एटीपी है, एटीपी जीवों में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक स्रोत है। तो जब भी फूड की रेस्पिरेशन होती है, अभी रेस्पिरेशन में नहीं जाना, अब इससे ज्यादा एटीपी के बारे में कुछ नहीं जानना, ठीक है। उत्सुकताओं को लगाम दीजिए, सिलेबस के दायरे से आप बाहर निकल जाएंगे और वो रास्ता कहीं नहीं जाता, वो रास्ता बस एक क्षणिक मनोरंजन का रास्ता है, ठीक है। तो एडिनोसाइन, ये देखो बातों बातों में मैंने क्या किया, एडिनोसाइट लिख दिया, ये एडिनोसाइन होना चाहिए जी, ठीक है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का सर्वाधिक उपलब्ध और ऊर्जा का सर्वाधिक प्रयुक्त रासायनिक स्रोत है। तो रेस्पिरेशन से जो ऊर्जा विमुक्त होती है, उस ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन 2/3 हिस्सा जाता है एटीपी को बनाने में। जो बाकी है वो ऊष्मा के रूप में रिलीज होती है। ऊष्मा के अब दो पेट हैं। पहला शरीर के तापमान को आवश्यक रेंज में रखना। तो पहला तो यही है, ऊष्मा, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो बाकी की ऊष्मा है वो अजैविक तंत्र में विमुक्त। तो ये जो हिस्सा है जो अजैविक तंत्र में विमुक्त हो जाता है, ठीक है ना, ये वाला जो हिस्सा है जो अजैविक तंत्र में, अरे ये क्या बन गया, ये वाला जो हिस्सा है जो अजैविक तंत्र में विमुक्त हो जाता है, तो ये जो है ये लॉस ऑफ एनर्जी है। लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब कि बायोटा से ये जो एनर्जी निकल गया, ये एनर्जी अब दोबारा आने वाला नहीं है। तो अब हम समझ गए कि किस तरह से, अब हम ये समझ गए कि किस तरह से जैव से अजैव में भी ऊर्जा जा सकती है। एटीपी का फुल फॉर्म हिंदी में भी वही है। कुमारी रंभा पूछ रही है श्वसन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं। तो हमने क्या देखा, यहां पे हम थे, यहां पर थे इकोसिस्टम में ऊर्जा के प्रवाह को लेकर के, और हमने देखा कि अजैव से जैव में ऊर्जा का दो तरफा संचरण होता है। दीप्त ऊर्जा अजैव से जैव में आती है और जैव से अजैव में ऊष्मा जाती है। अब हम लोग रेडी हैं जैव से जैव में आहार श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह को लेकर के। ये पार्ट हमने समझ लिया, अजैव से जैव में ऊर्जा कैसे आती है। ये पार्ट भी हमने समझ लिया, जैव से अजैव में कैसे जाती है। पूरा का पूरा प्रोसेस देख लिया, जो इस तरह से फ्लोचार्ट के फॉर्म में किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है। और जब आप इसको पढ़ेंगे
तो 1.5 घंटे की क्लास आप 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, राइट। अब आ जाइए, जैव में ऊर्जा का प्रवाह। ये हमेशा ही आहार के माध्यम से होगा। ये हमेशा ही आहार के माध्यम से होगा। और यहाँ पर एक और चीज जो ध्यान देने की है कि आहार की एक खास भूमिका होती है। आहार की दो भूमिकाएं होती हैं। पहला, आहार ऊर्जा का स्रोत होता है, जो इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रमुख उद्देश्य कह लो, प्राथमिक उद्देश्य कह लीजिए आप, ठीक है। तो ऊर्जा का प्रमुख उद्देश्य, ऊर्जा का स्रोत बनना आहार का प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन एक और उद्देश्य है, और वो ये है, जैव मात्रा के संश्लेषण के लिए। जैव मात्रा का मतलब बायोमास। सो जैव मात्रा के संश्लेषण का मतलब है सिंथेसिस। तो जैव मात्रा के संश्लेषण के लिए जो उसके फैक्टर होते हैं, उन फैक्टर को प्रदान करना भी आहार का काम होता है, ठीक है। अब जैसे आपके बॉडी में फैट कैसे बनेगी, आपके बॉडी में मसल कैसे बनेगा, आपकी बॉडी में फैट, मसल, ये सब कुछ आहार से प्राप्त जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, उन्हीं से आपके बॉडी में मसल की भी सिंथेसिस होगी, उन्हीं से आपके बॉडी में फैट भी बनेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आहार का प्रमुख उद्देश्य, कोई डाउट नहीं होना चाहिए हम लोगों को कि आहार का प्रमुख उद्देश्य जो है वो है, आहार का प्रमुख उद्देश्य है ऊर्जा का स्रोत बनना। तो जैव से जैव में ऊर्जा का जो संचरण होता है वो हमेशा ही आहार के माध्यम से होता है। इसको आप लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, आप कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एनर्जी लॉस कैसे हुई। मैंने बताया ना कि जो ऊष्मा जो रिलीज हो गई, वो ऊष्मा दोबारा नहीं आनी है बायोटा में, तो वो लॉस हो गई। लॉस का मतलब क्या हुआ कि अब वो ए बायोटा में ही रहेगा, वहां से लौट करके बायोटा में नहीं आएगा, इसलिए उसको हम लॉस का नाम देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है ना। चलो, अब हम चलते हैं इसी को जारी रखते हुए। तो यहां पर क्या होता है कि ये फ्लो ऐसे बनती है। इसको व्हाइट रखते हैं ताकि हम लोगों को अच्छे से दिखे। ये फ्लो ऐसे बनती है। प्राथमिक उत्पादक, जिनको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर पर आश्रित होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ये बात पहले हो चुकी है। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब होता है प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर पर आश्रित होता है जो अगले लेवल का उपभोक्ता होता है, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खा करके अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करेगा। उसको हम कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर। तो अगर आप गौर करें तो प्लांट की बायोमास प्राइमरी कंज्यूमर की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है। हम लोग बात कर रहे हैं ऊर्जा के प्रवाह की, तो इसलिए सिर्फ ऊर्जा पर अगर हम फोकस करें तो प्राइमरी कंज्यूमर की ऊर्जा की जरूरतें पूरी होती हैं प्लांट के बायोमास से, और प्राइमरी कंज्यूमर के बायोमास से सेकेंडरी कंज्यूमर की ऊर्जा की जरूरतें पूरी होंगी। और इसके बाद
तृतीयक उपभोक्ता इसके ऊपर उपभोक्ता नहीं होते। कारण क्या है वो भी समझेंगे, लेकिन जो तृतीयक उपभोक्ता है, जिसको हम टर्शियरी कंज्यूमर कहते हैं, वहां तक बायोमास जाएगा। तो हर स्तर पर बायोमास का प्रवाह हो रहा है। और जब भी ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर में ट्रांसफर होता है, एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवाह होता है, तो ये प्रवाह कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होती। थोड़ा सा ऊर्जा लॉस होता है, और जो ऊर्जा का लॉस होगा वो भी होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। याद रखिएगा, पूरे यूनिवर्स में ऊर्जा का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर स्थानांतरण 100% परफेक्ट, 100% एफिशिएंट कभी भी नहीं होता। हमेशा ही ऊर्जा की एक छोटी मात्रा का क्षय होता है, और वो ऊर्जा लॉस्ट हो जाती है इस सिस्टम से बाहर, बाहर के सिस्टम में। इतना ही नहीं, एक और चीज जो गौरतलब है वो ये है कि हर स्तर पर, चाहे वो प्राइमरी उत्पादक हो, प्राइमरी उपभोक्ता हो, द्वितीयक उपभोक्ता हो या तृतीयक उपभोक्ता हो, हर स्तर पर आप देखेंगे कि डेड एंड वेस्ट मैटर, ठीक है, मृत एवं अपव्यय पदार्थ वो बनते रहेंगे। पौधे मरते हैं, पौधे की पत्तियां गिरती हैं, पौधे के फल गिरते हैं और वो सड़ जाते हैं। उसके बाद जो पहला एनिमल का रेंज है, दूसरे एनिमल का रेंज है, तीसरे एनिमल का रेंज है, इन सब के एनिमल वेस्ट भी बनेंगे, और इन सब लेवल पे डेड एनिमल्स भी होंगे, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। तो मृत एवं अपव्यय जैव पदार्थ, और ये मृत तथा अपव्यय जैव जैव पदार्थ जो हैं हमारे, राइट, ये हर लेवल पे जनरेट हो रहे हैं। हर लेवल पे ये मृत एवं अपव्यय जैव पदार्थ जनरेट हो रहे हैं, और ये सारा का सारा मृत एवं अपव्यय जैव पदार्थ जो है वो जाएगा कहां पर? वो जाएगा डिकम्पोजिशन के लिए। दूसरे शब्दों में, आप घटन की प्रक्रिया में ये चला जाएगा। तो अगर आप देखें तो यहां पर जितने एरो हैं, यहां पर जितने एरो हैं, इन सब एरो के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित हो रहा है। लेकिन अगर इन एरोज को आप गौर से देखें तो इसमें बस एकमात्र ये वाला एरो है, मैं कर दे रहा हूं, इसमें एकमात्र येलो कलर वाला एरो है जहां पर बायोमास के माध्यम से स्थानांतरण नहीं हो रहा। ठीक है, सिर्फ येलो कलर वाले एरो में बस हीट का लॉस हो जा रहा है। बाकी जितने व्हाइट कलर के एरो हैं, गौर करिएगा, जितने व्हाइट कलर के एरो हैं, सबका मतलब है कि बायोमास के जरिए ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। पौधों का बायोमास प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करता है, प्राइमरी कंज्यूमर का बायोमास सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, इसका बायोमास टर्शियरी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। इन्हीं के बायोमास का एक हिस्सा डेड और वेस्ट मटेरियल बनाएगा, और वो अपघटन की प्रक्रिया में अपघटकों के पास ऊर्जा के स्रोत में उपलब्ध होगा। अपघटक अपना ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं? डिट्राइटस, अपरद से प्राप्त करते हैं। और वो कहां से आता है? वो इन्हीं से तो आता है। तो अगर हम इसमें देखें तो एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में एक मार्किंग कर देंगे, इसको थोड़ा और छोटा करूं तब दोनों बॉक्स बन जाएंगे हमारे। तो ये पहला बॉक्स है हमारा, आप लोग को दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। और एक दूसरा बॉक्स ये वाले कलर का बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो, ये है
ये है जैव मात्रा के साथ ऊर्जा प्रवाह। जितने शानदार तरीके से आप अपने कॉपी में बना रहे हैं, वो किसी भी बुक में आपको ऐसे नहीं दिया रहेगा। और इससे जो आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है, कभी अपने दोस्तों से बात करके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपका कॉन्सेप्ट किस लेवल पे अब चल रहा है। ठीक है। और ये जो दूसरा है, ये है ऊष्मा रूप में ऊर्जा मुक्त हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो आप देखिए, येलो एरो जो है, जो हीट के रूप में उष्ण ऊर्जा विमुक्त हो रही है, उसको छोड़ के जितने व्हाइट एरो हैं, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है जैव से जैव के बीच आहार के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है। और यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, जिसको आप अपव्यय पदार्थ कह रहे हैं, वो अपरदहारी जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, जो ऑर्गेनिज्म डिट्राइटस पे ही सरवाइव करते हैं, उनका आहार तो वही है ना। ये आप लोग बना लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा बोर्ड से हट गया हूं, ताकि आपके सामने ये पूरा का पूरा दिख रहा हो। आप लोग बना लें तो फिर आप एक बार कंफर्म कर दें। डन। चलिए, बहुत खूब, हो गया सर। तो अब हम लोग थोड़ा सा वापस चलते हैं, और वापस चल के हम लोग देखते हैं कि आज की क्लास की जब हमने शुरुआत की थी, तो हम थे यहाँ पर। हम लोग थे यहाँ पर। तो हमने क्या देखा? इकोसिस्टम में ऊर्जा की प्रवाह। हमने इस टॉपिक को पूरा कर लिया। ठीक है। अब हम आते हैं इकोसिस्टम में उत्पादकता एवं इसकी दर पर। क्लियर? ये टॉपिक हो गया हमारा। अब हम आते हैं इकोसिस्टम में उत्पादकता और इसकी दर पर। आज ये तीनों टॉपिक करके जाएंगे तेजी से। आप लोग मेरे साथ बहुत एकाग्रता से बने रहेंगे। ठीक है। इकोसिस्टम में उत्पादकता और इसकी दर। ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं इकोसिस्टम में उत्पादन से क्या मतलब होता है। ये सब जो है, सिर्फ और सिर्फ इकोसिस्टम के संदर्भ में बात हो रही है। तो ये आप याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट आप कहीं भी अप्लाई कर देंगे और वो सही हो जाएगा। कतई नहीं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इकोसिस्टम के संदर्भ में उत्पादन का मतलब होता है जैव मात्रा का संश्लेषण। जब आप जैव मात्रा बनाते हैं, तो वो उत्पादन होता है। प्लेन एंड सिंपल। जैव मात्रा का मतलब होता है जैविक अणुओं और उनसे बने
शरीर की जैव मात्रा, जैव पदार्थ। एक मिनट रुकिए। शरीर का जैव पदार्थ, बायोलॉजिकल मैटर। ठीक है, तो ये हो गया जैव मात्रा। आप में से एक स्टूडेंट पूछ रहे थे जैव मात्रा क्या होती है, बायोमास क्या होता है। तो बायोमास का मतलब होता है जैविक अणु और उनसे बने शरीर के जैव पदार्थ, उसको हम कहते हैं जैव मात्रा। जैव मात्रा की सिंथेसिस, दूसरे शब्दों में सिंथेसिस ऑफ बायोमास। ठीक है, जैव मात्रा का सिंथेसिस, इसको हम कहते हैं उत्पादन। अब उत्पादन को दो लेवल पे हम अध्ययन कर सकते हैं। उत्पादन का हम दो लेवल पर एनालिसिस कर सकते हैं। पहला होता है सकल उत्पादन और दूसरा होता है निवल उत्पादन या नेट प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, लेकिन अभी इकोनॉमिक्स हम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ देखने जा रहे हैं इकोसिस्टम के संदर्भ में। तो अब हम आते हैं कि उत्पादन के दो आयाम होते हैं। ठीक है, उत्पादन के दो आयाम या कह लीजिए दो डायमेंशन होते हैं। उत्पादन के दो आयाम होते हैं। पहला होता है जिसको हम कहते हैं सकल उत्पादन और दूसरा निवल उत्पादन। निवल उत्पादन इज नेट प्रोडक्शन और ये हो गया ग्रॉस प्रोडक्शन। ठीक है, अब इन दोनों को हम एनालाइज करते हैं। दीपाली, आप आकर के पढ़ा लीजिएगा इस प्लेटफॉर्म पे और बच्चों को सिविल सर्वेंट बना दीजिएगा। मैं टीम को बोल देता हूं, आपका नाम नोट कर लिया है, कि ये प्लेटफॉर्म आपको एंगेज कर ले, क्योंकि काफ़ी ज्ञान है आपको इस विषय का, है ना, और पढ़ाने का तरीका भी आपका बहुत अच्छा होगा। तो ब्लड भी बायोमास है, बिल्कुल है बायोमास। फालतू कमेंट्स मत पढ़िए सर, मुझे भी लगता है कि बंद कर देना चाहिए। ठीक है, चल अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ग्रॉस प्रोडक्शन है, ग्रॉस प्रोडक्शन से हमारा मतलब है कि टोटल कितना बायोमास बनता है। जैसे
पौधा है, पौधे ने फोटोसिंथेसिस की और फोटोसिंथेसिस करके जितनी बायोमास बनी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रोडक्शन, ठीक है। और नेट प्रोडक्शन क्या हुआ? जितना बायोमास बना वो पूरा का पूरा प्लांट में ऐड नहीं हो जाता, उसका एक हिस्सा है, ठीक है, जो, और वो एक बड़ा हिस्सा है जो रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगा। उसका एक बड़ा हिस्सा है जो रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगा। तो वो जो रेस्पिरेशन में यूज होने वाला हिस्सा है ना, वो रेस्पिरेशन में यूज होने वाला हिस्सा को माइनस कर दो, जो बचा वो बायोमास में ऐड होगा। तो कुल फोटोसिंथेसिस के आउटपुट को हम कहते हैं सकल उत्पादन, और उसमें से जो हिस्सा रेस्पिरेशन में, श्वसन में इस्तेमाल हो गया, उसके बाद जो बचा वो होता है आपका एडॉन। और वो जो एडॉन होता है आपका, वो एडॉन कहलाता है क्या? वो एडॉन कहलाता है नेट उत्पादन, मतलब इतना आपके बॉडी में जुड़ गया। तो जो नेट उत्पादन होता है वही अगले स्तर पे आहार के रूप में उपलब्ध होगा। बाकी जो आपने रेस्पिरेशन कर ली वो तो गया, है ना। जो आहार के रूप में अगले लेवल पे उपलब्ध होगा वो होगा कुछ और नहीं, नेट उत्पादन। तो अब देखो, ग्रॉस प्रोडक्शन, कुल उत्पादन, दूसरे शब्दों में फोटोसिंथेसिस से बनने वाला कुल पदार्थ, ठीक है। तो ये हो गया कुल उत्पादन आपका, ग्रॉस प्रोडक्शन। इसको लिख लीजिए। और अब जो दूसरा हुआ वो हो गया नेट प्रोडक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रोडक्शन को जीपी बोलेंगे। जीपी आप लोग लिख लो। अब आ गए नेट प्रोडक्शन पे। नेट प्रोडक्शन का मतलब होता है श्वसन में के लिए इस्तेमाल हुए जैव पदार्थ के बाद बचा हुआ जैव पदार्थ। के बाद बचा हुआ बायोमास, ठीक है। इसका मतलब है एनपी। एनपी मतलब क्या हुआ? नेट प्रोडक्शन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रोडक्शन माइनस आर, जहां आर बायोमास की वो मात्रा है जो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो गई। नेट प्रोडक्शन डिफाइन कर दिया है, ग्रॉस प्रोडक्शन पता है। आर इज श्वसन में हुई बायोमास। अच्छा, कुछ लोग लेट आए हैं और थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। क्लास को शुरू से वीडियो पे देख लेना आज की क्लास को, और अगर लाइव कर रहे हो तो शुरू से करो, दैट विल हेल्प यू।
आर रेट क्या होगा, यहां पे है ना, आर का मतलब है श्वसन में इस्तेमाल हुई बायोमास। तो ये तो क्लियर है अब आपका। चल, तो अब हम देखते क्या है, अगर हम वापस चले आए इस वाले हेडिंग में, तो इकोसिस्टम में उत्पादकता और दर। ठीक है, तो इकोसिस्टम में अभी तक हमने क्या देखा, उत्पादन देखा, उत्पादन के दो आयाम देखे, सकल निवल। उसके बाद हमने कुल उत्पादन को डिफाइन किया, हमने नेट उत्पादन को डिफाइन किया, और अब हम लोग करने जा रहे हैं क्या, उत्पादकता। उत्पादकता से हमारा मतलब है उत्पादन की दर। जीव स्तर पर, जीव के स्तर पे उत्पादन की दर आप कैसे निकालेंगे, और इकोसिस्टम के स्तर पे आप उत्पादन की दर कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले जीव के स्तर पे देखते हैं। मान लो कि एक 5 किलोग्राम का पौधा है, पौधे की बात करते हैं। एक 5 किलोग्राम का पौधा है, 1 साल तक वो अपने आदर्श परिस्थितियों में ग्रो हो रहा है, ऑप्टिमल कंडीशन में ग्रो हो रहा है, और 1 साल के बाद वो 25 किलोग्राम का पौधा हो गया। उत्पादन की दर क्या हुई, प्रति वर्ष कितने टाइम्स की ग्रोथ होती है, तो आप देखते हो कि प्रति वर्ष उसने 20 किलोग्राम का उत्पादन किया है। उसके ओरिजिनल बायोमास का वो कितना है, 4 गुना है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है कि प्रति वर्ष 4 टाइम्स इसके उत्पादन की दर है, या अगर आप ऐसे करो कि प्रति वर्ष हर किलोग्राम पे ये 4 किलोग्राम ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई एक जीव के स्तर पे उत्पादकता को मापने का तरीका। ठीक है, तो जीव स्तर पे हम कैसे नापते हैं, जीव स्तर पे नापते हैं आरंभिक बायोमास के सापेक्ष। ठीक है, आपका जो भी आरंभिक बायोमास रहा हो, अब 5 किलो के हो सकते, 2 किलो के हो सकते हैं, तो आरंभिक बायोमास के सापेक्ष इकाई समय में नेट प्रोडक्शन, मतलब आपने जोड़ा कितना, कुल कितना बनाया नहीं, आपने जोड़ा कितना, क्योंकि कुल आपने ज्यादा बनाया होगा, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा कहां चला गया, श्वसन में चला गया। जो आपने जोड़ा, जो नेट प्रोडक्शन था, तो आरंभिक बायोमास की तुलना में इकाई समय में नेट प्रोडक्शन, वो इकाई समय 1 महीने का भी वक्त हो सकता है, 1 सीजन का वक्त हो सकता है, 1 साल का वक्त हो सकता है। ठीक है, और यहां पर अगर हम नेट प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, तो आप नेट प्रोडक्शन में एक जरूरी बात जो लिखनी चाहिए हमें, वो छूट गया। वो नेट प्रोडक्शन का मतलब होता है बायोमास में वास्तविक जो वृद्धि होगी ना, वो नेट प्रोडक्शन की वजह से होगी, ग्रॉस की वजह से थोड़ी ना होगी। ग्रॉस का एक तो बड़ा हिस्सा यूज हो जाएगा, लेकिन ग्रॉस का जो हिस्सा बचा रहेगा ना, दैट इज द पार्ट जिसका जो ऐड हो जाएगा। तो अब हम आते हैं कि जीव स्तर पे आरंभिक बायोमास के सापेक्ष इकाई समय में नेट प्रोडक्शन जो होता है, नेट प्रोडक्शन, उसको हम कहते हैं जीव स्तर पर। इकोसिस्टम के स्तर पे हम क्या कहते हैं, प्रति
इकाई क्षेत्रफल या आयतन। प्रति इकाई समय। ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल या प्रति इकाई आयतन प्रति इकाई समय। नेट प्रोडक्शन क्या रहा? तो अगर आप स्थलीय परितंत्रों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप स्थलीय परितंत्रों की बात कर रहे हैं तो आप प्रति इकाई क्षेत्रफल की बात करेंगे। कितने क्षेत्र की? मान लो प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति हेक्टेयर, इस तरह से आप बात करेंगे। डिपेंड करता है कितना एरिया है। लेकिन अगर आप जलीय परितंत्रों की बात करेंगे तो प्रति इकाई आयतन के लेवल पे आप चले जाएंगे। ठीक है, कि प्रति इकाई आयतन कितना नेट प्रोडक्शन हुआ है, तमाम जो स्पीसीज हैं उन्होंने मिल करके कितना बायोमास जोड़ा है उतने ही एरिया में या उतने ही वॉल्यूम में एक इकाई समय में। वो इकाई समय एक सीजन का हो सकता है, वो एक इकाई समय एक साल का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है। डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कितनी तेजी से बायोमास को जोड़ रहे हैं। तो उत्पादकता इज द रेट ऑफ उत्पादन। ठीक है। और इसको भी हम दो तरीके से देखते हैं। जीव के स्तर पे देखते हैं कि आपकी प्रारंभिक बायोमास क्या थी और उसके सापेक्ष आपने प्रति इकाई समय कितना जोड़ा। और दूसरा, इकोसिस्टम के स्तर पे देखोगे तो प्रति इकाई क्षेत्रफल या प्रति इकाई आयतन प्रति इकाई समय। तो सबसे ज्यादा अगर उत्पादकता आप देखना चाहते हो तो वो तो मैन मेड जो कृषि इकोसिस्टम होता है मैन मेड होता है। लेकिन प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय उससे ज्यादा उत्पादकता तो होती ही नहीं है। खासतौर पे गन्ने और मक्के के खेत की उत्पादकता जो होती है इकोसिस्टम के रूप में, वो मानी जाती है कि दुनिया में सबसे तेज सबसे भयंकर उत्पादकता इन्हीं सिस्टम्स की है। ठीक है। सबसे तेज या तो गन्ने के खेत की या मक्के के खेत की है प्रति इकाई समय प्रति इकाई क्षेत्रफल। गेहूं, धान, ये सब पीछे हैं, ये सब पीछे हैं। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि लैंड इकोसिस्टम स्थलीय परितंत्रों की उत्पादकता ज्यादा होती है बनिस्बत की जलीय परितंत्रों की। उसका यह है क्योंकि स्थलीय परितंत्रों में जो उत्पादक जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं उनका घनत्व ज्यादा होता है, जलीय परितंत्रों में उनका घनत्व कम होता है। तो प्रति इकाई क्षेत्र अगर आप देखोगे तो नेट प्रोडक्शन लैंड इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। तो उत्पादकता की बात हो गई। और अगर हम उत्पादकता की अब बात कर लें तो उत्पादन की दर और दो स्तर पे ये हम देखते हैं। अब हम आ जाते हैं आज के तीसरे और लास्ट डायमेंशन पे। इकोसिस्टम में ऊर्जा स्थानांतरण की दर एवं दक्षता, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है। इकोसिस्टम में ऊर्जा स्थानांतरण की दर और दक्षता। तो ऊर्जा स्थानांतरण की दर हमने देखा कि वो डिपेंड करता है कि कौन किसको खा रहा है और किस लेवल पे उसको एसिमिलेट कर रहा है। उसकी दक्षता की भी अब बात करते हैं।
तीन तरह के दर होते हैं। ये तीनों दक्षता के दर होते हैं। पहला, जिसको आप कहते हैं भक्षण की दक्षता। दूसरा होता है पाचन की दक्षता। और तीसरा हम कहते हैं उत्पादन की दक्षता। इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन एफिशिएंसी। पीई। इसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव एंड एसिमिलेटरी एफिशिएंसी। एई। ठीक है। और इसको हम कहते हैं इंजेस्टिव एफिशिएंसी या आईई। ठीक है। दक्षता का मतलब होता है एफिशिएंसी। चलो, अब अगले 5 मिनट बैठे हैं, बचे हुए हैं। ये तीन को हम करते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंजेक्शन एफिशिएंसी की, कि इंजेक्शन एफिशिएंसी क्या होती है। अब सोचो कि भक्षण की दक्षता किसको हम कहते हैं। मान लो कि आपके पास पूरा का पूरा पौधा पड़ा हुआ है खाने के लिए। आप इमेजिन करो, एक बकरी है, उसके सामने पूरा का पूरा पौधा पड़ा हुआ है खाने के लिए, लेकिन बकरी अपने पसंद से कुछ पत्तियों को खाती है। ठीक है। इसी तरह से एक बंदर है, एक पेड़ पे है। पेड़ कई 100 किलोग्राम का है। पेड़ ने बंदर को मना नहीं किया है कि तुम ये वाले हिस्से को खा सकते हो, वो वाले हिस्से को नहीं खा सकते हो। लेकिन बंदर अपनी चॉइस से क्या खाता है? फल को खाता है। तो कई 100 किलोग्राम के पेड़ में बंदर ने एक 300 ग्राम का फल खाया। राइट। तो भक्षण की दक्षता का मतलब होता है कि आपने कितना खाया, खाने के लिए कितना उपलब्ध था, मल्टीप्लाइड बाई 100। कुछ केसेस में ये 100% होगा। जैसे कभी आपने किसी फ्रॉग को इंसेक्ट खाते हुए देखा है? पूरे इंसेक्ट को खा जाता है। कभी किसी सांप को फ्रॉग खाते हुए देखा है या छोटे चूहे को खाते हुए देखा है? पूरे के पूरे को खा जाता है। कभी किसी बर्ड को इंसेक्ट खाते हुए देखा है? कभी किसी छिपकली को इंसेक्ट खाते हुए देखा है? पूरे को पूरे को खा जाता है। तो भक्षण की दक्षता कुछ केसेस में 100% हो सकती है, ज्यादातर केसेस में 100% नहीं होती। दूसरा दूसरा है पाचन की दक्षता। भक्षण की दक्षता भले कुछ केसेस में 100% हो जाए, पाचन की दक्षता एसिमिलेटरी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती। आप जितना खाते हैं उसका एक हिस्सा अपाचित रहता है और आपके शरीर से वो अपव्यय पदार्थ के रूप में निष्कासित हो जाता है। तो खाए हुए पदार्थ का एक छोटा सा हिस्सा आपका बॉडी डाइजेस्ट कर पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये कभी भी 100% नहीं होती। उसके बाद क्या है कि जितना आपने डाइजेस्ट किया, क्या अगले दिन आपका वजन उतना बढ़ जाएगा? उत्तर है नहीं। क्योंकि जितना आपने डाइजेस्ट किया, जितना आपने अवशोषित किया, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा श्वसन के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। अगर फिर भी सरप्लस बचा, तब थोड़ा सा बायोमास बढ़ जाएगा आपका। तो वो है प्रोडक्शन की एफिशिएंसी। तो उत्पादन की दक्षता, पाचन एवं अवशोषण की दक्षता
और भक्षण की दक्षता। तो चूंकि अवशोषण की दक्षता और उत्पादन की दक्षता कभी भी 100% नहीं होती, इसीलिए इकोसिस्टम में एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब एनर्जी जाता है तो लगभग 90% एनर्जी रह जाती है, बस 10% एनर्जी अगले स्तर पर उपलब्ध होती है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ 10%। जल्दी से इसको लिख करके तब क्लास को ओवर करेंगे, अगर 2-3 मिनट एक्स्ट्रा भी होगा तो भी इसको हम फिनिश करेंगे। इंजेस्टिव एफिशिएंसी, कुल भक्षित आहार कुल उपलब्ध जैव मात्रा मल्टीप्लाइड बाय 100। कुछ परिस्थितियों में 100% हो सकता है, जैसे एक सांप जब फ्रॉग को खाता है या चूहे को खाता है, ठीक है। ज्यादातर केसेस में ये 100 से नीचे रहेगा। ये हो गया इंजेस्टिव एफिशिएंसी। दूसरा है एसिमिलेटरी एफिशिएंसी। इसका मतलब होता है कुल पाचित एवं अवशोषित आहार डिवाइडेड बाय कुल भक्षित आहार मल्टीप्लाइड बाय क्या, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्या हुआ, एसिमिलेशन एफिशिएंसी है ये, कि आपने जितना खाया उसके कितना परसेंट हिस्सा आपने एसिमिलेट किया डाइजेस्ट करके। और तीसरा है प्रोडक्शन एफिशिएंसी। कुल नए जैव मात्रा का निर्माण डिवाइडेड बाय कुल शोषित आहार मल्टीप्लाइड बाय 100। ये और अवशोषण की दक्षता कभी भी 100% नहीं होती, इसलिए एक लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ 10%। लॉ ऑफ 10% ये कहता है कि ट्रॉफिक चेन में जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं तो पिछले लेवल की महज 10% के करीब ऊर्जा इस लेवल पे उपलब्ध होती है। दूसरे शब्दों में, घास के लेवल पे जितनी ऊर्जा उपलब्ध है उसका महज 10% उसकी महज 10% ऊर्जा उसके अगले लेवल पर कुल रूप से उपलब्ध होगी। दूसरे शब्दों में कहो तो घास की जो कुल बायोमास है, उस बायोमास के सापेक्ष घास खाने वालों का बायोमास मात्र 10% होगा, ठीक है। अगर 5 क्विंटल घास है किसी एरिया में, तो आप ये मान के चलो कि 50 किलो में ही सारे के सारे ग्रेजर समाहित हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ 10%। आज का लास्ट थॉट यही है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ 10%। आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर पिछले स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का मात्र लगभग, ये लगभग है, 10% उपलब्ध होता है।
ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ 10%, जो एक अच्छा जनरलाइजेशन है। हर जगह एक्यूरेटली ऐसा ही लागू हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा जनरलाइजेशन जरूर है। तो आज की क्लास इस पॉइंट पे हम लोग छोड़ते हैं। अच्छी बात ये रही कि आज जितने टॉपिक्स को हमने सोचा था करने का, उतने टॉपिक्स को हमने कर लिया। ये रहा हमारा लिस्ट जहां पर हम थे। तो ये तीसरा टॉपिक भी, इकोसिस्टम में ऊर्जा स्थानांतरण की दर एवं दक्षता, इसको भी हमने अच्छे से कर लिया। ये है हमारा लॉ ऑफ 10%। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब इसके बाद आप लोग आराम करें, रिवाइज करें और हर क्लास को करें। अगर आप हर क्लास नहीं करेंगे, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, तो हमेशा यही शिकायत रहेगी कि समझ नहीं आ रहा। समझ में लाने की आधी जिम्मेदारी आपके प्रयासों की है और बाकी आधी जिम्मेदारी मेरी तरफ है। ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारी से अगर आप भटकेंगे तो मैं चाह के भी मदद नहीं कर पाऊंगा। सो दैट्स इट। और किसी भी सब्जेक्ट का जो मिजाज होता है, उस मिजाज को मैं आपको खुश करने के लिए बदल दूंगा। परीक्षा अपने प्रश्नों का मिजाज नहीं बदलेगा, अंततः वो काम नहीं आएगा। इस चीज को याद रखिएगा। गुड बाय।